प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्यों अधिक सुदृढ़ रही, क्यों अधिक प्रभावी रही और क्यों उसके बाद आने वाले साम्राज्य ने उसको अपनाया और उसका जो स्वरूप है या उसके जो कुछ तत्व है वो वर्तमान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक चलते आ रहे हैं। तो ये बात हमने बात की थी। हमने अपनी चर्चा में बात रखी थी कि मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था रही, उस प्रशासनिक व्यवस्था की उत्तरजीविता के लिए या अधिक प्रभावी होने के लिए या वर्तमान समय तक उसके गुणों का संवाहक या चलने के कारण या अभी तक मिलने के परिवर्तनों का लिए रहा कि जो प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी प्रभावी रही। पहले हमने बात की इसके बारे में कि दंड व्यवस्था, जो कानून और व्यवस्था है या वर्तमान उसको पुलिसिया व्यवस्था कहते हैं, या जिसको हम वर्तमान में शक्ति का संचालन करने का जो तरीका कहते हैं दंड व्यवस्था, वो दंड व्यवस्था वो बहुत अधिक प्रभावी रही। और उसके पीछे कारण ये था कि कौटिल्य ने जब मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की कल्पना की तो उन्होंने दंड व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना और ये कहा कि राजा जो है वो दंड का धारक होगा, अर्थात राजा के द्वारा दंड का अंतिम रूप से उपयोग किया जाएगा। इसलिए राजा जो था वह राजतांत्रिक व्यवस्था में सभी प्रकार की शक्तियों का धारक था। लेकिन धारक होने के बावजूद कौटिल्य ने राजा में लोकतांत्रिक गुणों का स्वरूप किया और उन्होंने कहा कि राजा इसका अंतिम रूप से धारक होने के बावजूद भी विधि के शासन, विधि का शासन, द रूल ऑफ लॉ का प्रयोग करेगा, विधि के शासन का प्रयोग करेगा। इस कारण से वो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या दंड व्यवस्था थी वो अधिक प्रभावी रही, कारगर रही, जिसके कारण से मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक संबल मिला, निरंतरता मिली और उसकी उत्तरजीविता में वृद्धि हुई। आज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी दंड व्यवस्था अकेले नहीं सरवाइव कर सकती, अकेले नहीं चल सकती। इस दंड व्यवस्था के साथ में न्याय व्यवस्था ये प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में आप देखते हैं कि जो पुलिसिया व्यवस्था है या जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो केवल इस आधार पर चला जाए कि शासन चाहता है। शासन तो चाहता है, लेकिन आप जानते हैं कि उस दंड व्यवस्था से प्रताड़ित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति या आम जनता को जब लगता है कि हमारे हथियारों का हनन हो रहा है या हमारी आज़ादी पर रोका जा रहा है या हमारी आज़ादी पर कहीं दबाव है, तो वो क्या चाहते हैं कि हमारी सुनवाई कहीं होनी चाहिए, हमें कहीं सुना जाना चाहिए। और इस कारण से जनता जो है वो शासन के खिलाफ नहीं खड़ी होती। अगर केवल यही व्यवस्था रहे और ये व्यवस्था नहीं रहे, केवल आप दंड व्यवस्था की बात करें और न्याय व्यवस्था को उसमें शामिल नहीं करें, तो आप जानते हो बिना न्याय व्यवस्था के अव्यवस्था, विद्रोह या शासन का उन्मूलन, इस प्रकार की घटनाएं सामान्य रूप से देखी जा सकती। जितने भी जो क्रांतियां हुई है या विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए हैं या सत्ता को उखाड़ फेंका गया है या तानाशाहियों को उखाड़ फेंका गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस प्रणाली में दोष है या उसकी अनुपस्थिति। तो अगर किसी शासन की, किसी राज्य की उत्तरजीविता के बारे में हम जब बात करते हैं, उसके लंबे समय तक अस्तित्व की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर दंड व्यवस्था के साथ में न्याय व्यवस्था, जो जुडिशरी, जो वहाँ की न्यायिक प्रणाली है वो उतनी ही अच्छी रही होगी जितनी दंड व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में आप जानते हो कि सभी लोग ये विश्वास ही नहीं करते, बल्कि
वो उसके पास जब आवश्यकता तो वो जाते हैं और अपना या अपने अधिकारों का वो संरक्षण पाते हैं। मैं यहाँ उदाहरण तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जैसे फिल्म जोली LLB 2 में जब जज अपना अपना वो देता है स्टेटमेंट, तो वो कहता है कि प्रत्येक भारतीय चाहे अपनी प्रशासनिक तंत्र से, अपने राजनीतिक तंत्र से, अपने व्यापार से कितना ही परेशान हो, लेकिन जब भी वो व्यक्ति परेशान होता है और उसको लगता है कि मेरी जब कोई नहीं सुनता है, तो कहता है वो कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट उसकी बात सुनता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इस बात को तय करता है, इस बात को ये घोषित करता है कि न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना और उसका सुपरिभाषित और सुसंचालित होना एक व्यवस्था के लिए उतना ही उत्तरजीविता है जितना इस समाज के विभिन्न नियमों का पालन किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि जिस विधि की शासन की हम स्थापना करने जा रहे हैं, वो विधि का शासन तब अधिक समय तक जीवित रहेगा जब हम न्याय व्यवस्था करें। तो कौटिल्य ने इसके लिए कहा कि जो न्यायिक व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि जो जिस प्रकार से वर्तमान में हम विभिन्न स्टेजेज में या विभिन्न क्षेत्र के अनुसार, छोटे क्षेत्र के लिए न्यायालय छोटे होते हैं, उससे बड़े क्षेत्र में एक न्यायालय होता है, उस पर बड़े क्षेत्र में न्यायालय होता है, उसमें बड़े क्षेत्र में न्यायालय होता है। या हम यूँ कहें, जैसे मान लीजिए कि हमारे अभी मुंसिफ और अधीनस्थ न्यायालय है, उसके बाद में जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय के बाद में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट है। तो एक व्यवस्था बनी हुई है न्याय की। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय है या मुंसिफ न्यायालय है, उसके ऊपर जिला न्यायालय है और जिला न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये जो श्रृंखला बनी हुई है, ये श्रृंखला वर्तमान में विकसित नहीं हुई है, ये उस पर मौर्यकालीन व्यवस्था में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो कौटिल्य कहता है कि जो न्यायालय हैं वो उस प्रकार से बनाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जनपद का न्यायालय होना चाहिए। उससे पहले भी वो बात करते हैं कि जो ग्राम न्यायालय की वो बात करते हैं या ग्राम पंचायत की जो बात करते हैं या पंच परमेश्वर की जो कल्पना है वो ग्राम न्यायालय है। उसके ऊपर कहते हैं कि एक दो गांवों का, दो तीन गांवों को मिलाकर क्या होना चाहिए कि जनपद न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए और ये एक या दो गांव या ग्रामों पर हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि वो 10 ग्रामों पर उन्होंने कहा कि 10 ग्रामों पर एक संग्रहण न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि 400 गांवों के लगभग 400 गांवों पर द्रोणमुख जो है वो न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। और उसके बाद में 1000 गांवों पर वो बात करते हैं या राज्य पर जो बात करते हैं, तो राजा जो है, राजा का जो दरबार है वो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है। हम इसको उच्च न्यायालय की भूमिका मान सकते हैं, हम इसको जिला न्यायालय की भूमिका मान सकते हैं। वर्तमान में आप भी देखो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इससे पहले एक स्थानीय और व्यवस्था की जिसकी हम बात नहीं की, हमने स्थानीय न्यायालय की बात की है, तो वो ग्राम न्यायालय की बात करते हैं। उसके ऊपर जनपद न्यायालय 10 गाँवों पर संग्रहण की बात करते हैं। 400 जो गाँव उस पर द्रोणमुख न्यायालय की बात करते हैं और फिर वो 1000 गाँव के ऊपर स्थानीय न्यायालय की बात करते हैं और राजा का जो दरबार है वो अंतिम या सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है। तो वर्तमान में हम जिस न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अधीनस्थ, जिला, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जो कड़ी बनी हुई है, वो कड़ी उस समय भी उपस्थित थी। वो कहते हैं कि न्याय व्यक्ति का नैतिक अधिकार है, न्याय व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। आप किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से उससे न्याय से वंचित नहीं कर सकते। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कौटिल्य ने न्यायपालिका की श्रृंखला स्थापित की थी और कौटिल्य ने कहा कि इस प्रकार की श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जो न्यायिक व्यवस्था है या जिस प्रकार की जो व्यवस्था आप लोगों को दिखा रहे हैं हम न्यायिक प्रणाली की, इस प्रकार की, तो उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली है वो 2 प्रकार की, क्योंकि वर्तमान में भी हमें जो न्याय जितने भी हमारे पास जो प्रकरण आते हैं न्याय के लिए, वो उस कहते हैं कि 2 प्रकार के न्यायालय होने चाहिए। जो पहला प्रकार का न्यायालय है वो व्यवहार या धर्मस्थ न्यायालय। तो कहते हैं कि एक प्रकार का जो न्यायालय है वो व्यवहार या धर्मस्थ न्यायालय होना चाहिए और दूसरे प्रकार का जो न्यायालय है उसके लिए कहते हैं कंटक शोधन। अब इन शब्दों से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं किन प्रकार के न्यायालय हैं,
अब मैं ये कहता हूँ कि साहब ये दीवानी प्रकार के न्यायालय हैं और ये फौजदारी प्रकार के, तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि वर्तमान में भी जो प्रकरण है या जो मुकदमे हैं हमको दो भागों में बांटते हैं, एक दीवानी प्रकार के और एक फौजदारी प्रकार के। दीवानी प्रकार के जो मुकदमे हैं ये सिंपली हम जानते हैं कि संपत्ति विवाद से उत्तराधिकार, संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार या ये पुत्रों से संपत्ति विवाद, ऋण, टैक्स, इनसे संबंधित जो मुकदमे हैं वो सब के सब दीवानी न्यायालय में लाए जाते हैं, दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। उस समय भी इन्हीं को माना जाता था। उस समय भी जो धर्मस्थी या व्यवहार के जो न्यायालय के जो मुकदमे थे या जिनमें सुनवाई होती थी, वो कहते हैं कि दीवानी मुकदमे जो होते थे वो भी संपत्ति, उत्तराधिकार, संपत्ति, ऋण, टैक्स जो है या इसको और जा सकती है, इसमें विवाह, विवाह विच्छेद है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी। तो ये उस समय भी दीवानी मामले कहलाते थे, वो आज भी दीवानी मामले कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो फौजदारी मामले हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा और भ्रष्टाचार या राज्य कर्मचारियों द्वारा, अब देखिए बहुत, जैसे फ्रांस को हम कहते हैं कि साहब वहाँ पर प्रशासनिक न्यायालय हैं और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अधिक अलग न्यायालय हैं, तो वो बात आज कही जा रही है, वो 2500 साल पहले कौटिल्य कह चुके हैं कि राज्य कर्मचारियों के द्वारा जनता का शोषण या उसके लिए भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो वो चीज़ें वो कह चुके हैं। तो जनता के द्वारा या जनता का शोषण। इसी प्रकार से शिल्पी, व्यापारी, जो समय शिल्पी, व्यापारी या अन्य जो व्यवसायी जो लोग थे, अगर वो किसी प्रकार का घपला भ्रष्टाचार करते थे तो वो सब इसमें शामिल होता है। इस प्रकार से ये फौजदारी मुकदमे कहलाते थे। तो जिस प्रकार से वर्तमान में जो मुकदमे हैं वो दो प्रकार के होते थे, उस समय भी दो प्रकार के मुकदमे होते थे। वर्तमान में भी यही मुकदमे दीवानी कहलाते हैं और यही मुकदमे फौजदारी कहलाते हैं, तो उनका बंटवारा उस प्रकार से किया गया था। फिर कौटिल्य कहता है, अब देखिए कौटिल्य ने कहा कि इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम एक वर्टिकली इस प्रकार से क्या दिया, एक वो न्यायिक व्यवस्था देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो प्रकरण है, इन प्रकरणों का बंटवारा दो भागों में उन्होंने किया था, मुकदमों का बंटवारा दो भागों में किया था। और तीसरी बात ये कहता है कौटिल्य कि जो न्यायालय है इसकी कार्य का संगठन, न्यायालयों का संगठन की जब बात करता है तो वो कहता है कि 3 न्यायाधीश होने चाहिए। प्राय एक न्यायालय में 3 न्यायाधीश और 3 अमात्य होने चाहिए। तो जिसे ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था को संसार में अच्छा माना जाता है और वहाँ का जो जूरी की व्यवस्था है, हम ये मानते हैं कि साहब एक व्यक्ति से गलती हो सकती है, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति के न्यायाधीश हो तो गलती की संभावना कम होती है और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलने की संभावना अधिक होती है। वो बात कौटिल्य ने 2500 साल पहले की थी। कौटिल्य कहते हैं कि उस न्यायिक प्रणाली या उस न्यायालय में लगभग कितने होने चाहिए कि 3 न्यायाधीश और 3 अमात्य होने चाहिए। इट मीन्स देयर शुड बी जूरी, देयर शुड बी अ बोर्ड ऑफ जस्टिस, और वो लोगों को न्याय उपलब्ध कराए। तो ये बात कौटिल्य ने 2500 साल पहले कही थी। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने ये बात की कल्पना कर ली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया निर्णय शायद जनता या शायद अपराधी या शायद पीड़ित पक्ष या वादी या प्रतिवादी को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो कहते एक से अधिक न्यायाधीश होने चाहिए और साथ में 3 अमात्य होने चाहिए, ताकि प्रशासनिक, मैं कह रहा था ना कि फ्रांस में जिस प्रशासनिक न्यायालय की बात की गई कि प्रशासनिक न्यायालय हुआ करते थे या प्रशासनिक अधिकारी न्यायालय के रूप में काम करते हैं, तो वो उसका पाठ कौटिल्य ने उस समय बना दिया था 2500 साल पहले कि वहाँ न्यायाधीश होने चाहिए एक न्यायालय में और अमात्य भी होने चाहिए। फिर इसकी कार्य प्रणाली के बारे में कहा गया है। तो कार्य प्रणाली जैसे वर्तमान में जो न्याय व्यवस्था काम करती है, जो कोर्ट्स जो कि जुडिशरी काम करती है, कि वो प्रत्येक प्रकरण को क्या करती है, लिखती है, उसका लिखा पढ़ी करती है। तो कौटिल्य ने उसमें कहा था कि प्रत्येक न्यायालय में
प्रत्येक प्रकरण के बारे में वादी, प्रतिवादी, गवाह, जन्म, गोत्र, जाति और क्या प्रकरण है वो सबका इंदराज वहाँ होना चाहिए। इसका मतलब कि देयर शुड बी रिटन वाक, देयर शुड बी रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था कौटिल्य ने मानी थी। दूसरा, कौटिल्य कहता है कि वर्तमान में हम ये कहते हैं कि कोई भी जो गवाह या वादी प्रतिवादी है उसको कानून का संरक्षण मिलना चाहिए। तो कौटिल्य कहता है कि साक्ष्यों और साक्षी, देखिए आप बात कीजिए, वो कहता है साक्ष्यों और साक्षी मतलब प्रूफ्स और जो गवाह है, जो विटनेसेस है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। वर्तमान में भी हम बात करते हैं कि जो कोर्ट है वो अपने जो गवाह है उनको वो संरक्षण देता है ताकि गवाह निसंकोच और स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सके और किसी पीड़ित पक्षी के लिए न्याय दिलाने में सहायक हो सके। तो ये बात कौटिल्य में बहुत पहले कही गई थी। तीसरा, कौटिल्य कहता है कि जितनी भी प्रकार की जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उस न्यायिक प्रक्रिया में वो ये मानते थे कौटिल्य कि क्योंकि कौटिल्य जो थे वो हम ये नहीं कह सकते कि कौटिल्य तात्कालीन परिस्थितियों में सही थे या गलत थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में आता है कि वो अपने जो पूर्व के जो स्मृतिकार थे जिनमें उन्होंने मनु की जो स्मृति से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली, बृहस्पति के स्मृति से उन्होंने बहुत सारी ली, वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की उससे उन्होंने बहुत कुछ लिया। उस प्रकार से अपने पुराने स्मृतिकारों से उन्होंने लिया। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य ने कहा कि वर्ण और जाति को देख करके दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि ब्राह्मण को केवल एक माथे पर उससे कहते हैं कि तिलक लगाकर उसको देश निकाला दे देना उसकी मृत्यु के समान है, तो उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की वो विभेद करते हैं। और साथ में वो ये कहते हैं कि जो जैसे हमने दंड व्यवस्था की बात की तो उन्होंने कहा था कि जो दंड है वो विभिन्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चाहे वो फिजिकल दंड दिए जाए या आर्थिक दंड दिए जाए या बंदागृह को रखा जाए, वो दंड की मात्रा उस अपराधी के उसके अनुसार वो की जानी चाहिए। मैम कृपया ध्यान दें आप लोग कि कौटिल्य ने कहा है कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो दंड है उस दंड का स्वरूप दंड पाने वाले के सामर्थ्य, उसके अपराध के कारण और अपराधी की सामर्थ्य के अनुसार दिए जाने चाहिए ताकि जो है न्यायिक व्यवस्था को अधिक विभेदित या उसको अधिक विवेचनीय बनाया जा सके, ताकि उसको अधिक रेशनल बनाया जा सके।